का जो मौजू है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जब हम इस मौजू को समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें इस बात को भी समझना है कि ऑब्सेशंस क्या हैं और कंपल्जन्स क्या हैं और किस तरह से ये बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एग्जिस्ट करती है और किस तरह से इसके बाकी मामलात यानी इलाज किस तरह से होना चाहिए, क्या अलामात हैं, हम सब आज हम इन तमाम बातों को समझेंगे। साथ ही साथ मेरी कोशिश होगी कि आपके जो सवालात आ रहे हैं उन सवालात को भी हम एड्रेस करते जाएं और जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको भी एड्रेस करते जाएं। डॉक्टर उज़मा का कमेंट है, सलाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। बख्त ज़ेबा ने कहा है कि ग्रेट लॉस, कोई शक नहीं है इसके अंदर। और आमीन कहा है कुछ लोगों ने, जो दुआ हमने शुरू में फरमाई है। तो अल्लाह ताला उम्मीद है कि हम सब के ऊपर अपना रहम और करम रखे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? जो आप लोगों के अगर इससे मुतालिक कोई भी सवाल हो, बराए मेहरबानी आप वो सवाल कमेंट्स में लिखते रहिए। मेरी कोशिश होगी कि जब मैं मौजू को एक दफ़ा इख्तिताम करूं तो फिर तमाम कमेंट्स को ऊपर से देखूंगा और कोशिश करूंगा कि तमाम कमेंट्स का मैं जवाब दूं। हमें ये समझना है कि ये क्या फ़िनोमेना है। आम ज़िंदगी में, आम हालात में लोग इस लफ्ज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं और जब हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं सोशली तो हम शायद कई दफ़ा इस बात का इज़हार करने की कोशिश करते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब हो या ख्वाहिश हो और हम उस ख्वाहिश को पूरा करने का अज़म रखते हों तो हम ये सोशली कहते हैं कि आई एम ऑब्सेस्ड विद टू बिकम प्रोफेसर और आई एम ऑब्सेस्ड टू बिकम इन चार्ज ऑफ माई डिपार्टमेंट और आई एम ऑब्सेस्ड टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो ये जो लफ्ज़ ऑब्सेशन का हम इस्तेमाल करते हैं सोशली, इसका मतलब तो ये होता है कि हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ से ये बात समझना होगा कि जब हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी एक बीमारी का जब जिक्र करते हैं तो यहाँ पर लफ्ज़ ऑब्सेशन या कंपल्जन के जो माने हैं या ऑब्सेशन या कंपल्जन की जो इस्तिलाह है, इसकी कुछ बेसिक फिनोमेना है, उसको हमें समझना होगा। देखें, हर इंसान को सोच आती है, थॉट आती है, आपको, मुझे, हर एक को एक थॉट आती है, सोच आती है। अगर हमें कोई भी सोच या थॉट या कोई इमेज हमारे दिमाग में आ रहा है या कोई आइडिया, कोई तसव्वुर है हमारे दिमाग में आ रहा है और ये इमेज और आइडिया और ये सोच बार बार हमारे दिमाग में आए, हम ना चाहते हों, हम ये चाहते हों कि ये सोच हमारे दिमाग से निकल जाए लेकिन हम ना निकाल पाएँ, और ये सोच जो बार बार करते वक्त, आते वक्त हमें तंग भी करे। यानी अब हमें ये समझना है कि एक तो ऑब्सेशन का जो लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं क्लिनिकली या हम साइकियाट्री या साइकोलॉजी की इस्तिलाह में जब ऑब्सेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुराद ये है कि कोई ऐसी सोच, आइडिया या इमेज जो हमारे दिमाग में बार बार आए, रिपीटेडली आए, हम उस सोच को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें लेकिन ना निकाल पाएँ, और जब जब वो सोच आए हमें वो सोच तंग करे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कई सोच आती हैं। मिसाल के तौर पे ख़ुसूसन जो लोग स्टूडेंट हैं या अपने ऑफिस में काम करते हुए किसी असाइनमेंट को पूरा कर रहे होते हैं या स्टूडेंट्स जब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो पढ़ते वक्त हमें बार बार कई ख़्याल आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे ये ख़्याल आया कि कल दोपहर को जब मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा और मैं कितना रिलैक्स होऊंगा, मेरे इम्तहान ख़त्म हो गए हैं और फिर मैं वहाँ से बाज़ार जाऊंगा, वो मैंने जो दर्जी को कपड़े दिए हुए थे वो लेकर आऊँगा, फिर मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा और घूमने चला जाऊंगा। जब मुझे ये ख़्याल आ रहा है तो मैं अपने ओरिजिनल काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन जब मुझे ये ख़्याल आ रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं उनसे मिलूँगा, दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करूँगा, तो ये ख़्याल मुझे तंग नहीं कर रहा है, ये ख़्याल मुझे रिलैक्स कर रहा है। हालांकि पढ़ते वक्त ये ख़्याल बार बार आता है, कई दफ़ा आता है, रिपीटेडली आता है, आप ना चाहते हो फिर भी ये ख़्याल आ रहा होता है, लेकिन ये ख़्याल हमें रिलैक्स कर रहा होता है।
तो वो सोचें जो हमें रिलैक्स कर रही हैं, या हमें प्लेजर दे रही हैं, या हमें स्ट्रेस से निकाल रही हैं, वो सोचें ऑब्सेशन में नहीं आती। यानी हम इनको प्लेजर थॉट या फैंटेसी थॉट कहते हैं, लेकिन ऑब्सेशन थॉट्स नहीं कहते। यानी अब ऑब्सेसिव थॉट्स के लिए चंद फिनोमिना ज़रूरी हो गए। पहला फिनोमिना कि ऑब्सेसिव थॉट्स वो हैं जो बार बार आएंगी, यानी वो सोच जो बार बार आ रही है, और मामला सिर्फ सोच तक नहीं है, सोच, ख़याल, वहम, वसवसा या दिमाग में कोई इमेज, ये इनमें से कोई भी चीज़ अगर दिमाग में बार बार आ रही हो और जब जब वो ख्याल आ रहा हो आपको तंग भी कर रहा हो, यानी वो ख्याल जो आपको तंग नहीं कर रहे, जो मैंने पहले मिसाल दी कि इम्तहान या पढ़ाई के दौरान हम तैयारी कर रहे होते हैं, अगले दिन पेपर होता है और हमें बार बार ये ख्याल आते हैं कि कल दोपहर में मैं ये कर लूँगा, कल शाम को मैं जब फारिग हो जाऊँगा ये कर लूँगा। तो ये ख्याल हमें तंग नहीं कर रहे होते, ये ख्याल हमें रिलैक्स कर रहे होते हैं। हालांकि ये पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि ये रिलैक्सिंग थॉट्स हैं, ये ऑब्सेशन नहीं है। तो ऑब्सेशन की थॉट्स के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी हमारा ख़याल, इमेज, वो बार बार भी आए, और जब जब वो ख़याल और इमेज आए हम परेशान हों और वो हमें स्ट्रेस दे या परेशान करे। तो ये एक तो बात ये हो गई, ये बात तय हो गई कि ऑब्सेशन के लिए रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, आइडिया और इमेज होना ज़रूरी है, विच मस्ट बी आउट ऑफ योर कंट्रोल, और बार बार निकालने से या दिमाग से निकालने की कोशिश करने के बावजूद वो दिमाग से ना निकले। आप उस सोच को निकालने की कोशिश करें लेकिन ना निकले, और जब जब वो सोच हो वो सोच आपको परेशान भी करे। यानी ये एक फिनोमेना है ऑब्सेशन का। सो ऑब्सेशन अगर हमें समझ में आ गया तो फिर यहाँ से कंपल्जन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब कंपल्जन क्या चीज़ है और ऑब्सेशन क्या चीज़ है, इसको भी हमें समझना है। यानी जब ऑब्सेशन की हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक सोच है जिसको हम दिमाग से निकालना चाहते हैं लेकिन हम नहीं निकाल पाते। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बात को समझते हैं कि हमारे दिमाग में आने वाली ये बार बार आने वाली सोच हमारे दिमाग को परेशान कर रही है और हम इस सोच से जान छुड़ाना चाहते हैं। यानी हमें ये बात समझ में आती है कि हमारी ये सोच ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, और हमें इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, हम नहीं निकल पाते और वो सोच हमें तंग भी करती है। अब अगर हम इस सोच की जगह एक ऐसा फिज़िकल काम लगा लें कि जो पर्पसफुल हो, जो बामकसद काम हो, और हम बार बार करने पर मजबूर हों, और अगर हम वो काम बार बार ना करें तब हम स्ट्रेस में या टेंशन में आना शुरू हो जाएं। मिसाल के तौर पे, अगर मेरे दिमाग में ये सोच आई कि मेरे हाथ गंदे हैं या डर्टी हो गए हैं और अब इन डर्टी हाथ से मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, या मैं इससे खाना खाऊंगा, मेरे पेट में खाना जाएगा तो वो मेरे पेट को ख़राब हो जाएगा। अब जब ये सोच आई, मैंने इस सोच को झटकने की कोशिश की लेकिन ये सोच नहीं झटक पाया, तो इस सोच को ख़त्म करने के लिए मैंने जाके अपने हाथ धो लिए। जब मैंने हाथ धोए तो थोड़ी देर के लिए ये सोच शायद कम हुई, लेकिन फिर सोच आई, और जब दोबारा सोच आई, दोबारा मैं अपनी सोच को दिमाग से नहीं निकाल सका, और उस सोच को कम करने के लिए या उस सोच के दिए हुए टेंशन, स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने दोबारा हाथ धोना शुरू कर दिए। दोबारा हाथ धोया, और दोबारा हाथ धो के जब मैं वापस आया, वो जो तसल्ली हाथ धोने से हुई थी वो फिर ख़त्म हो गई। मैंने फिर दोबारा हाथ धोना शुरू कर दिया, और फिर यूँ अमल हाथ धोने का बार बार दोहराना शुरू कर दिया। तो ये जो सोच है दिमाग में कि मेरे हाथ गंदे हैं, और ये सोच चूँकि मुझे तंग भी कर रही है और रिपीटेड है, तो ये सोच को हम ऑब्सेशन कहेंगे। और ये जो मेरा अमल है कि मैं जाके हाथ धो रहा हूँ, हाथ धोना एक अच्छा अमल है अगर उसको सिर्फ इतनी देर के लिए किया जाए जितनी देर के लिए रिकमेंडेड है। आजकल कोरोना की वबा के लिए भी रिकमेंडेड है कि मैक्सिममली हमने 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हाथ को साबुन से धोना है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी सोच की वजह से इतना मजबूर हो जाता है कि बार बार हाथों को धोता है, मिनटों धोता चला जाता है, घंटों धोता चला जाता है, और बार बार हाथों को कई मिनट धोने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं होती है, तो हम इस बिहेवियर को कंपल्सिव बिहेवियर या कंपल्जन कहते हैं। यानी अब हमें ये समझना है कि जो फिज़िकल एक्ट या जिस्मानी एक्ट
एक ऐसा जिस्मानी अमल जो पर्पसफुल हो, जो बामकसद हो, बज़ाहिर दिखने में वो बामकसद नज़र आ रहा हो, लेकिन कोई भी शख्स उस अमल को बार बार करने पर मजबूर हो जाए अपनी सोचों की वजह से, उसे कंपल्जन कहते हैं। जिस तरह से मैंने हाथ गंदे होने का अमल बताया, बिल्कुल इसी तरह से कई दफ़ा ये अमल इस हद तक हो जाता है कि कुछ लोगों को सोच आती है कि दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ, वो बार बार दरवाजे को चेक करते हैं। कुछ लोगों को ये अमल इस तरह से हो जाता है कि उन्हें लगता है कि वो इस्त्री जो मैं सुबह कर रहा था वो ठीक से मैंने प्लग नहीं निकाला, बार बार प्लग निकालते हैं, घर पे फ़ोन करते हैं, फिर भी तसल्ली नहीं होती, कई दफ़ा चेक करते हैं। तो किसी भी चीज़ को बार बार चेक करना, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, वो फिज़िकल एक्ट हम कंपल्जन कहेंगे, और वो सोच जो हमारे जहन में सिर्फ आ रही हो उसे ऑब्सेशन कहेंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये दोनों रवैये यानी ऑब्सेशन और कंपल्जन इकट्ठे होते हैं या अलग अलग होते हैं? ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं बहुत स्ट्रांगली। ऑब्सेशन से हमें एंजाइटी होती है, जब भी कोई सोच आती है जो बार बार आ रही हो, रिपीटेडली हो रही हो, हम उसको दिमाग से ना निकाल पा रहे हो, वो हमें टेंशन या स्ट्रेस में रखती है। जब हम इस सोच से निकलने की कोशिश करके कोई फिज़िकल एक्ट करें और वो भी हम बार बार कर रहे हों, उसे कंपल्जन कहते हैं। यानी जो फिज़िकल एक्ट किया जाता है वो एंजाइटी को कम करने के लिए करते हैं, और जो जहन में सोच आ रही होती है वो एंजाइटी को बढ़ा रही होती है। यानी इन दोनों का ताल्लुक एंजाइटी पर मौजूद है। अब हमें ये बात यहाँ समझनी है कि चूँकि ये एंजाइटी पर मौजूद है, दोनों तरह की ये जो फिनोमिना है, इसका मतलब यह है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर का ताल्लुक एंजाइटी से तो हो गया। कई दफ़ा ऐसी सोच होती हैं जो हम बार बार दिमाग में आती हैं, लेकिन हमें एंजाइटी नहीं, प्लेजर होते हैं जिनको हम प्लेजर थॉट्स या फैंटेसी थॉट्स कहते हैं। इसी तरह से कई दफ़ा हम फिज़िकली कोई चीज़ अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की आदत होती है वो पेन से खेलने की, कुछ लोगों की आदत होती है बालों से खेलने की, मूँछों से खेलने की। अगर वो ये अमल करते वक्त एंजाइटी का शिकार नहीं होते हैं तो हम इस अमल को हैबिट या हैबिचुअलिटी में लेकर आते हैं। तो हमें ये समझना है कि किसी चीज़ को सिर्फ रिपीटेडली अमल करना ऑब्सेशन या कंपल्जन नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो रिपीटेड अमल उनको प्लेजर करता हो, एंजाइटी से दूर ले जाता हो, और वो फैंटेसी के तौर पे, एंजॉयमेंट के तौर पे वो अमल करते हों। लेकिन अगर कोई शख्स कोई भी फ़िज़िकल एक्ट बार बार सिर्फ इसलिए करता है कि उसको वो फ़िज़िकल एक्ट ना करके मुसलसल तसल्ली होती है और दिमागी सोच उसको तंग कर रही होती है, तब उस फिज़िकल अमल को हम कंपल्जन कहते हैं। अब हमें ये समझना है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है। यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें ऑब्सेशन की अलामात भी हों और साथ साथ कंपल्जन की अलामात भी हों। यानी कोई शख्स अपनी सोच में इतना ज़्यादा रिपीटेडली किसी सोच का शिकार है कि उस रिपीटेड सोच की वजह से उसे कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्ट बार बार करना पड़ता है, तब हम उसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। रिसर्च ये बताती है कि 2/3 से ज़्यादा मरीज़ जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के होते हैं उनमें ऑब्सेशन और कंपल्जन दोनों की अलामात मौजूद होती हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनमें सिर्फ ऑब्सेशन की अलामात होती है, और बहुत ही थोड़े मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ कंपल्जन की अलामात होती हैं। यानी जो वो बार बार फिज़िकल एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जब आप उनसे डिटेल मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करें तो प्रोब में ये सामने आता है कि शायद कोई सोच का शिकार नहीं है। लेकिन थ्योरी ये बताती है कि डीप थॉट्स के अंदर उनके पास भी कोई रिपीटेड थॉट होती है जिसकी वजह से वो कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं या बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, और बार बार उस जिस्मानी फ़िज़िकल एक्ट करने के बावजूद उनको तसल्ली नहीं होती। यानी अब हमें ये बात समझी है कि ऐसी सोच जो बार बार हो, उस पर कोई फ़िज़िकल एक्ट हो जो बार बार हो, और ये दोनों चीज़ें यानी वो बार बार रिपीटेड सोच और बार बार रिपीटेड फ़िज़िकल एक्ट का ताल्लुक एंजाइटी से हो, यानी वो एंजाइटी से रिलेटेड हो, यानी सोच एंजाइटी को बढ़ा रही हो, फ़िज़िकल एक्ट या बार बार वो अमल दोहरा कर इंसान अपनी उस एंजाइटी को कम करने की कोशिश कर रहा हो, और ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसको तसल्ली ना हो रही हो, तो फिर ये शख्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। अब हमें ये भी समझना है कि इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद को क्या हर वो शख्स जो बार बार कोई बात कर लेता है कई दफ़ा,
वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी शख्स को हम उस वक्त इस बीमारी का शिकार मानते हैं जब बार बार सोचों की वजह से या बार बार रिपीटेड अमल, अगर वो हाथ धो रहा है या दरवाजे बार बार चेक कर रहा है, या कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए ये शुबा होता है कि मैंने सही रकात अदा नहीं की, वो बार बार इबादत को रिपीट कर रहे हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को रिपीट करने में या सोचों की रिपीटेड होने में 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त रोज़ाना वेस्ट होता है, ज़ाया होता है, तो फिर हम उस शख्स को कह सकते हैं कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हैं। तो अब हमें ये बात समझनी है कि अगर कोई शख्स एहतियात पसंदी की वजह से दिन में 8-10 दफ़ा 2-2 मिनट के लिए हाथ धो लेता है, या कोई शख्स किसी दरवाज़े को 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा चेक कर लेता है, तो इसका मतलब लाजमी नहीं है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार है। लेकिन अगर कोई शख्स इस बिहेवियर के अंदर 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा ज़ाया करता है, टुकड़ों में या इकट्ठे मिला के, तो फिर उस शख्स को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, और उस शख्स को हमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करना होगा और हमें उसके इलाज भी करना होगा। अब हमें ये समझना है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर क्या अलामात होती हैं, किस किस्म की अलामात होती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो अलामत होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, वो वही है जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि कंटामिनेशन। मरीज़ को ये लगता है कि उसके जिस्म में छींटे लग गए हैं किसी चीज़ के, या हाथ गंदे हो गए हैं, या कपड़े गंदे हो गए हैं, और फिर वो मरीज़ बार बार अपने हाथ को, कपड़ों को धोने पे बार बार टाइम वेस्ट करता है। और कई दफ़ा ये मरीज़ थोड़े ज़्यादा मर्ज़ का शिकार हों तो नहाने में कई घंटे सर्व कर देते हैं, घर का सारा पानी खर्च कर देते हैं, हाथ धोने जाते हैं तो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, और दिन में 20-20 दफ़ा वो हाथ धो रहे होते हैं, कई मिनट लगा के। इसी तरह से बार बार चीज़ों को वो कर रहे होते हैं, लोगों से टच करने से वो गुरेज कर रहे होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम तो यही है। दूसरा जो कॉमन सिम्टम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, वो चेकिंग वाला है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम परफॉर्म करते बार बार रिपीट करेंगे, उसको बार बार चेक करेंगे, और फिर चूँकि ये बार बार ये चेक करेंगे और बार बार वो दरवाजे को देखेंगे कि सही से लॉक किया, लॉक करने के बाद कई दफ़ा करेंगे, फिर थोड़ा आगे जाके फिर वापस आएंगे, गाड़ी को लॉक करेंगे तो फिर वापस आके बार बार चेक करना शुरू कर देंगे। तो ये वो अलामात हैं जो काफ़ी कामन है, लेकिन कई दफ़ा कुछ और भी अलामात इन मरीज़ों में होती हैं जो ज़रा कम कामन है। मिसाल के तौर पे लोगों से दूर रहने की अलामात, ना मिलने की अलामात। इसके अलावा जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की नई क्लासिफिकेशन है, उसमें 4 मज़ीद मर्ज़ ऐसे हैं जो बेसिकली पहले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ही के अंदर शुमार किए जाते थे, लेकिन अब उनको अलग डायग्नोसिस दिया है। हालांकि उनकी जो बेसिक बीमारी की फिनोमिना है वो इसी पे बेस्ड है, यानी उनका बिहेवियर जो मॉनिटर किया जाता है वो बिल्कुल इसी तरह से ऑब्सेसिव और कंपल्सिव बिहेवियर होता है, जिसमें एक बीमारी जिसे हम कहते हैं बॉडी डिसमोर्फिज्म, ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज़ को ये यकीन हो जाता है, उसके जहन में बार बार ये ख्याल आता है कि मेरे जिस्म का एक हिस्सा मेरे जिस्म के दूसरे हिस्से से डिफरेंट है। यानी ये वाला हिस्सा जो सीधे हाथ वाला हिस्सा है, ये मेरी आँख छोटी हो गई है, इस तरफ वाली आँख बड़ी हो गई है। मेरे जिस्म का ये वाला कान जो है इस कान के मुकाबले में ज़्यादा बदसूरत हो गया है, या मेरे जिस्म का ये वाला हाथ जो है मेरा, वो दूसरे हाथ के मुकाबले में दुबला है या मोटा है। और फिर वो बार बार आईना चेक करते हैं, लोगों से पूछते हैं बार बार पूछ कर, और आईना देखने के बावजूद भी उनको चूँकि बार बार तसल्ली नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार देखते हैं। वो फिर नापते भी हैं कई दफ़ा कि मेरी ये आँख इतनी चौड़ी है, और जब सब कुछ ठीक होता है इसके बावजूद उन्हें तसल्ली नहीं होती, क्योंकि जहन में वही ख्याल बार बार आ रहा होता है। एक और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक और बीमारी जो अब क्लासिफिकेशन में मौजूद है वो है होर्डिंग डिसऑर्डर। इसमें मरीज़ रिपीटेडली ऐसी चीज़ों को जमा करते हैं जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, या ऐसी चीज़ों को घर में रखे रखते हैं जिनको फेंक देना चाहिए, जो काबिल इस्तेमाल नहीं होती हैं या जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, और फिर उन चीज़ों को
उनको फेंकने के वक्त उनको इतनी शदीद किस्म की बेचैनी होना शुरू होती है कि वो उन चीज़ों को ज़ाया नहीं करते, और वो चीज़ें जो बहुत अरसा पहले डिस्कार्ड कर देनी चाहिए लेकिन वो संभाल संभाल के रख रहे होते हैं। कभी घर का कचरा एक जगह से जमा करके दूसरी जगह, और दूसरी जगह से जमा करके तीसरी जगह, और अमूमी तौर पे वो चीज़ें होती हैं जो किसी काम की नहीं होती या कारामद अशिया में शुमार नहीं होती। इसी तरह एक और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जिसे हम हेयर पुलिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका एक और नाम भी ट्राइकोटिलोमेनिया है, जिसमें मरीज़ एक इर्रेजिस्टिबल अर्ज होती है उनकी, और वो बार बार अपने बालों को खींच रहे होते हैं और बालों को तोड़ रहे होते हैं। अमूमी तौर पे ये मर्ज सर के बालों के लिए होता है, लेकिन कई दफ़ा ये आईब्रोज़, मूँछें और जिस्म के दूसरे हिस्सों के बालों के लिए भी होता है। और वो जब तक वो बालों को तोड़ते रहते हैं उन्हें तसल्ली होती है, और अगर वो बालों को तोड़ना बंद कर दें तो उन्हें एक अजीब सी एंजाइटी और अंडर स्ट्रेस आना शुरू हो जाती है। पांचवा जो डिसऑर्डर है वो एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, जिसको स्किन पुलिंग होती है, यानी लोग अपनी किसी स्किन के किसी जगह को बार बार खींच रहे होते हैं, वहाँ ज़ख़म भी कर लेते हैं, और ये मरीज़ वो होते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बार बार जा रहे होते हैं। किसी ज़माने में इस बीमारी को एपिडर्मोटिकोमेलिया भी कहा करते थे, लेकिन अब इसको ओसीडी स्पेक्ट्रम डिजीज़ के अंदर एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर के साथ क्लासिफाई किया हुआ है। ये सब के सब ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हैं। अगर इस बीमारी की एपिडेमियोलॉजी की तरफ हम जाएं तो दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है उसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जो रिसर्च है वो ये बताती है कि तकरीबन इस पूरे रीजन के अंदर 2 से 3% लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 2 से 3% लोग ऑब्सेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजी क्लिनिक्स की या साइकियाट्रिक क्लिनिक की, तो दुनिया भर में रिसर्च ने एक बात बताई है कि ये चौथा सबसे कॉमन मर्ज़ है जो साइकियाट्रिक क्लिनिक में प्रेजेंट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि शायद ये कम्युनिटी में भी इतना ही कॉमन है, हो सकता है कम्युनिटी में इसका कॉमन होना किसी चौथे नंबर के बजाय शायद 5वें, 8वें या 10वें नंबर पर हो, लेकिन साइकियाट्रिक क्लिनिक की जो डायग्नोसिस है उसमें ये चौथे नंबर पर है। एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर और सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के बाद एशिया में और सब कॉन्टिनेंट में ये चौथी बड़ी बीमारी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इलाज, अब जो सबसे अहम बात है, चूँकि हमने अलामात कर ली, डायग्नोसिस सीख ली कि डायग्नोसिस कैसे करना है, तो फिर इसका मतलब है कि हमें इस बात की तरफ आना चाहिए कि ये इलाज इसका मुमकिन है या नहीं है, और है तो क्यों है। ये बात मैंने इसलिए कही है कि एक बहुत पुरानी मशहूर कहावत है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। यकीनन ये कहावत उस ज़माने के हिसाब से ठीक होगी, लेकिन 1936 के अंदर जब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दुनिया में आई हैं, उसके बाद से ये कहावत का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो गई है। मॉडर्न साइंस में दवाइयों की मदद से और दवाइयों के साथ बाकी तरीक़ा इलाज से इस मर्ज़ का इलाज नहायत आराम के साथ मुमकिन है, यानी ये एक काबिले इलाज मर्ज़ है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हमें ये समझना होगा कि ज़्यादातर मरीज़ जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है, यानी ये एक ऐसा मर्ज़ है जो मुर्सी तौर पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप ये बात जानते हैं कि वो तमाम अमराज जो मुर्सी तौर पर ट्रांसफ़र होते हैं, उन अमराज का इलाज शायद लंबे अरसे चलता है, और उन अमराज के इलाज के लिए दवाइयों की ज़रूरत लाजमी होती है। यानी अगर हम ये बात समझें कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, जो कि ज़्यादातर मरीज़ों में मौजूद होती है, तो फिर दवाइयों का इलाज करना या दवा के ज़रिए इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। दिमाग के कुछ हिस्से हैं जिनमें लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लियन है, जहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह के केमिकल हैं जो हमारे दिमाग में विटामिन की तरह का काम करते हैं। उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसकी वजूहात पे जाएंगे तो और भी बहुत सारी वजूहात हैं एटियोलॉजी के अंदर, साइको सोशल रीजंस भी हैं बहुत सारे। चूँकि डॉक्टर उस्मा ने मुझे बताया था कि इसकी साइकोथेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है और साइकोलॉजिकल एटियोलॉजी पे है, उस पर बहुत जल्द एक सेशन होगा, तो मैं उस हिस्से पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ। तो मेरा ज़्यादा फोकस फार्माकोथेरेपी की तरफ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी एक रीज़न है, लेकिन चूंकि जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग लिंक्ड है, बल्कि कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि साइकाइट्रिक जितनी साइकोलॉजिकल डिजीज़ हैं उसमें शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जेनेटिकल लिंक्ड अगर है तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ है। सो ये वो मर्ज़ है जो थोड़ा सा ज़िद्दी मर्ज़ है, ज़िद्दी इस लिहाज से कि दवा का इस्तेमाल भी करना होगा और दवा का इस्तेमाल काफ़ी लंबे अरसे चलता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अमूमी तौर पे 20 साल की उम्र के इर्द गिर्द ज़ाहिर होता है, यानी 16 साल, 17 साल, 18 साल, 22, 23, 24 में पहली दफ़ा ज़ाहिर होता है। अगर जेनेटिकली इनहेरिटेड हो तो इस एज ग्रुप में ज़्यादा ज़ाहिर होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ अडल्ट में हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बच्चों में भी मिलता है, टीनेजर्स में भी मिलता है, यहाँ तक कि 2 साल से बड़े उम्र के बच्चों में भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी परसेंटेज या चांसेस कम होते हैं। लेकिन अडल्टहुड में, टीनेज के अंदर और 20s में, टीनेज में स्टार्टिंग होता है और 20s के बाद सबसे ज़्यादा सामने आने के चांसेस होते हैं। तो लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसी डिजीज़ है जो किसी एज ग्रुप को बख्शती नहीं है, यानी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। मेल टू फीमेल रेशो देखा जाए तो ये तकरीबन कॉमन है मेल और फीमेल में, लेकिन यंग एडल्ट्स के अंदर मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन थोड़ा सा एल्डर एज में लेट 20s के बाद देखें तो वो फीमेल्स और मेल के बाद। और फिर अगर ओवरऑल हम एपिडेमियोलॉजी को देखें तो एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि मर्दों में और औरतों में ये बराबर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा जेंडर बायस नहीं है ये बीमारी, और दोनों जेंडर के लोगों को ये बीमारी हो सकती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इलाज क्यों ज़रूरी है? 2 वजूहात से। एक तो जाहिर है कि कोई भी शख्स जब दिन का रोज़ाना 1 घंटा या उससे ज़्यादा का वक्त किसी सोच या कंपल्जन की वजह से उसका ज़ाया हो रहा हो, तो यकीनन उसकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, और जब डेली रूटीन लाइफ कंप्रोमाइज़ है तो फिर यकीनन इलाज की ज़रूरत होती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का अगर इलाज प्रॉपरली ना कराया जाए तो ये बीमारी बहुत जल्द डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ कोरिलेट या कोमॉर्बिड हो जाती है। बल्कि ये समझा जाता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज़ों में डिप्रेशन की अलामात आलमोस्ट ऑलवेज़ मौजूद होती हैं। यानी अब हमें ये समझना है कि अगर किसी शख्स को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कुछ ही अरसे बाद उसको डिप्रेशन की अलामात भी मौजूद होंगी। और डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर उसका इलाज ना कराया जाए तो मरीज़ खुदकुशी की तरफ भी माइल हो सकता है। किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही होती है कि वो शख्स अपनी जान से हाथ ना धो बैठे, और जो शख्स OCD का शिकार है और कॉम्प्लिकेट होकर उसमें डिप्रेशन भी साथ शामिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइड के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो फिर हमें ये बात समझनी है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इलाज क्यों ज़रूरी है और जितना जल्द हो उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ एक और बात भी हमें समझनी है कि ज़्यादातर मरीज़ जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो अपने इस सोच को पहचानते हैं, वो समझते हैं उनकी ये सोच ठीक नहीं है, उनका ये बार बार दरवाज़े चेक करना या हाथ धोने का अमल या नहाने के अमल में घंटों सर्फ करना ठीक अमल नहीं है। लेकिन कुछ मरीज़ OCD के या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें ये बात नहीं पता होती है, वो अपने इस बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी उन्हें इंसाइट नहीं होती है कि वो जहनी मरीज़ हो गए हैं और उनका इलाज होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज़ों में ज़्यादातर मरीज़ तो वो हैं जो अपने आप को मरीज़ समझते हैं, मानते हैं और थोड़ी सी कोशिश के बाद इलाज पे आराम से राज़ी भी हो जाते हैं और बाकायदगी से इलाज भी करवाते हैं। लेकिन ऐसे भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज़ होते हैं जिनको इंसाइट नहीं होती, जिन्हें नहीं पता होता है कि वो बीमार हैं
और चूंकि उन्हें नहीं पता होता है तो इसका मतलब है कि उनकी बीमारी के इलाज की तरफ आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यूं उनके इस तरह के मरीज़ों की जिनको इंसाइट ना हो, उनके इस बात में जाने के चांसेस कि वो आगे चल के डिप्रेशन और सुसाइडल आइडिएशन का शिकार हों और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो चाहे मरीज़ को इस बात की पता हो कि वो बीमार है, चाहे मरीज़ को ना पता हो कि वो बीमार है, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई शख्स मौजूद है जो किसी भी बात को बार बार रिपीट करता हो, बार बार दोहराता हो, किसी भी अमल को बार बार दोहराता हो और उसके इस अमल को दोहराने की वजह वो एंजाइटी और स्ट्रेस की अलामात हैं जैसे मैंने शुरू में बताया, तो फिर यकीनन हमें उनका इलाज करना चाहिए। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत आराम से काबिल इलाज मर्ज़ है। मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि 1934 के बाद से दुनिया भर में वो दवाइयाँ मौजूद हैं जो इस मर्ज़ का इलाज नहायत आराम के साथ कर सकती हैं। जब हम बात करते हैं इस मर्ज़ के इलाज की, तो इस मर्ज़ के इलाज की सबसे पहली सीढ़ी प्रॉपर काउंसलिंग है। अब हमें ये बात समझना है कि जब कोई भी शख्स ऑब्सेशन या कंपल्जन का शिकार होता है तो उसके घर वाले और फैमिली वाले उसके बार बार एक ही बात को रिपीट करने और बिहेवियर को रिपीट करने के ऊपर ख़ुद भी परेशान होते हैं, और ना सिर्फ परेशान होते हैं और मरीज़ को बीमार नहीं समझते, तो मरीज़ को डांट डपट शुरू करते हैं। क्या बार बार हाथ धो रहे हो, क्या तुमने घंटा लगा रखा है, एक नहाने में जाते हो तो 2-2 घंटे लगते हैं। यकीनन ये डांट भी किसी तरह से एक लेवल तक बिहेवियरल थेरेपी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये डांट उस वक्त काम आएगी जब आप इस बात को समझें कि मरीज़ ये काम करने पर मजबूर है अपनी सोच की वजह से, वो जान करके ऐसा नहीं कर रहा। इस मर्ज़ का शिकार मरीज़ को अगर हम ये इल्ज़ाम देंगे कि तुमने जान करके ये अपने ऊपर तारी कर रखा है, तुम जान करके ऐसा कर रहे हो, तो हम मरीज़ के साथ ज़्यादती करते हैं, हमारा रवैया गैर मुनासिब है। हमें इस बात को समझना है कि ये एक मर्ज़ है, और जो ऐसा मर्ज़ है जो आराम से काबिल इलाज मर्ज़ है। हम अमूमी तौर पे जिन अमराज़ को नफ्सियाती अमराज़ या पागलपन का मर्ज़ कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शुमार हम उनको नहीं कहते। माशरती तौर पे जिन लोगों को हम पागल कहते हैं या नफ्सियाती मरीज़ कहते हैं, हमें किसी को भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके नहीं कहना चाहिए। अगर आपके आसपास किसी भी शख्स में किसी भी तरह की कोई ऐसी अलामात मौजूद हैं कि जो साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल बीमारी का हिस्सा है, तो हमें कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस मर्ज़ के इलाज में सबसे पहले मरीज़ और घर वालों को ये काउंसिल करना है कि इस मर्ज़ का शिकार मरीज़ जान कर ये रवैया नहीं अपनाता, ये रवैया उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। हमें ये भी मरीज़ को और लवाहिकीन को समझाना होगा कि ये मर्ज़ पागलों का मर्ज़ नहीं है, ये पागलपन नहीं है, ये नफ्सियाती मर्ज़ उर्फ़ आम में जिनको हम कहते हैं, ये वो नफ्सियाती मर्ज़ नहीं है, यानी ये काबिले इलाज मर्ज़ है, ये ठीक होने वाला मर्ज़ है। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट स्टेप काउंसलिंग है जो मरीज़ और लवाहिकीन दोनों को हमने करना है। इस पे मज़ीद रोशनी मेरा ख़्याल है जब हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ OCD वाला सेशन होगा, तो उसके ऊपर बहुत डिटेल से इस पे बात होगी। अब हम आते हैं फार्माकोथेरेपी की तरफ, जो बहुत अहम है इस मर्ज़ के इलाज के लिए। चूँकि हमने पहले बात की है कि ये जेनेटिकली स्ट्रांगली लिंक्ड मर्ज़ है और इसके अंदर ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनको हम उर्फ़ आम में हैप्पी हार्मोन्स भी कह सकते हैं या वाइटामिन्स की तरह के केमिकल भी कह सकते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टर्बेंस की वजह से ये मर्ज़ की अलामात होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मरीज़ को प्रॉपरली सेरोटोनर्जिक दवाएं दें और सेरोटोनर्जिक दवाएं के साथ अगर मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाए, तो फिर हमें इसका मतलब यह है कि प्रॉपर इलाज की तरफ लेके जाना होगा। अब कौन सी दवाएं दें, कैसे दें, किस तरह से दें, कई दवाइयाँ मौजूद हैं जो इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हैं, जो एक बहुत पुरानी दवाइयाँ हैं, तकरीबन आज से 80 साल पुरानी दवाइयाँ हैं। 80 साल पहले वो दुनिया में आ चुकी थी और बहुत इफ़ेक्टिवली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का वो इलाज करती हैं। लेकिन फिर ये देखा गया कि उन दवाइयों के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जिन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो मरीज़ को डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दवा भी ऐसी नहीं है कि जो डिपेंडेंस करती हों या एडिक्शन या नशा आवर दवाइयों में इनका शुमार होता हो, कतन नहीं। यानी इवन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिनके दूसरे साइड इफ़ेक्ट तो हैं,
लेकिन नशा आवर दवा नहीं है। लेकिन SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दवाइयों का एक ऐसा ग्रुप है जिनके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर हैं, इंतहाई महफूज तरीन दवाइयाँ हैं, और ये दवाइयाँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मर्ज़ में बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन अलामात को ठीक कर देती हैं और कंट्रोल कर देती हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो दवाइयाँ हैं ये एग्जैक्टली वही दवाइयाँ हैं जो एंजाइटी के मर्ज़ में भी काम आती हैं और डिप्रेशन के मर्ज़ में भी काम आती हैं। लेकिन जब हम इन दवाइयों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए देते हैं तो इन दवाइयों की डोजेज एंजाइटी डिसऑर्डर के डोजेज या जो डिप्रेशन की डोजेज है उससे थोड़ा सा फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी मरीज़ को फ्लॉक्सिटीन एंजाइटी डिसऑर्डर में, फोबिक एंजाइटी में या जनरलाइज एंजाइटी में फ्लॉक्सिटीन की दवा देंगे तो 20 मिलीग्राम फ्लॉक्सिटीन काफ़ी है। लेकिन अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें 40 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम या कई केसेस में 80 मिलीग्राम तक जाना होता है। इसी तरह से एक और दवा जो एसिटालोप्राम है या पेरोक्सिटीन है, अगर वो 25 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम एंजाइटी या डिप्रेशन के मरीज़ को दे रहे हैं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर वो 20 मिलीग्राम के बजाय 60 मिलीग्राम तक या 80 मिलीग्राम तक जाना होता है। एक और दवा जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाई है वो फ्लूऑक्सीमीन है, वो भी SSRI है। अमूमी तौर पे एंजाइटी और डिप्रेशन में उसको 50 या 100 मिलीग्राम दिया जाता है, लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर 200 से 400 मिलीग्राम तक दिया जाना चाहिए। जब हम ये दवा शुरू करते हैं तो हमें मरीज़ को साथ में ये भी समझाना होता है कि चूँकि ये दवा विटामिन्स की तरह की दवाइयाँ हैं, ये एग्जैक्टली वाइटामिन्स नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो सीरोटोनर्जिक दवा है, लेकिन ये एग्जैक्टली विटामिन की दवा की तरह काम करती हैं। यानी फौरी तौर पर मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता, मरीज़ को फ़ायदा शुरू होने में कुछ वक्त लगता है। ये दवाइयाँ इतनी महफूज दवाइयाँ हैं कि पैरासीटामॉल जो अमूमी तौर पे पैनाडोल या पैरासीटामॉल जो हम बुखार में इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले में कई गुना महफूज दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ रोज़ाना सुबह मॉर्निंग डोज में ली जाती हैं, अमूमन नाश्ते के बाद ली जाती हैं। यानी इन दवाइयों में किसी किस्म की नींद नहीं होती। ये दवाइयाँ महफूज दवाइयाँ हैं इस सेंस में कि इसमें किसी किस्म की आदत या नशावर इल्लत होने की कोई चांस नहीं है। इसी तरह से ये जो SSRI की दवाइयाँ हैं, अब मौजूदा जो दवाइयाँ मौजूद हैं जिस कीमत पे, वो बहुत आसान कीमत है इस सेंस में कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अपने स्टूडेंट को और अपने मरीज़ों को कि अगर आपकी दवा की कीमत चाय के एक कप की कीमत के इर्द गिर्द है तो इसका मतलब है कि आप इस दवा को आसानी से ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बमुश्किल कोई ऐसा शख्स होगा जो रोज़ाना 1 या 2 कप चाय ना पीता हो। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जितनी दवाइयाँ यानी SSRI ग्रुप की जो दवाइयाँ पाकिस्तानी कंपनियाँ या लोकल ब्रांड या पाकिस्तानी ब्रांड हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं, ज़्यादातर वो दवाइयों की कीमत 15 रुपये से लेकर 25-30 रुपये के दरमियान है। और ये यकीनन चाय के एक कप की कीमत जितनी है। यानी अगर किसी को 2 गोली रोज़ाना या 3 गोली रोज़ाना भी खानी पड़े तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही है कि चाय के 2 कप या 3 कप रोज़ाना इस्तेमाल करने जैसा है। तो हमें अब ये बात समझनी होगी कि दवा का इस्तेमाल इस मर्ज़ को बहुत आराम से कंट्रोल करता है, ठीक कर देता है। कई सूरतों में SSRI के साथ हमें लो डोज ट्राइफ्लुप्राज़ीन या फिनोथायाज़ीन ग्रुप की दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। इन सब के साथ ये मर्ज़ नहायत आराम के साथ काबिल इलाज है। लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कुछ और इलाज भी हैं, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया था। उसमें बिहेवियरल थेरेपीज़ भी हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी है और कई किस्म की डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ हैं जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। और ये बात नोट की गई है कि अगर कोई शख्स OCD का शिकार हो और वो प्रॉपरली दवाइयाँ खा रहा हो और दवाइयों के साथ साइकोथेरेप्यूटिक सेशन भी रेगुलरली अटेंड कर रहे हों, तो फिर दवा का इफ़ेक्ट और साइकोथेरेप्यूटिक सेशन जो होते हैं उनका कंबाइन इफ़ेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और मरीज़ बहुत जल्द इस मर्ज़ से बाहर आ जाता है और सिम्टमलेस हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने OCD से मुताल्लिक़ मेजरली सारी बातों को कवर कर लिया है।
लेकिन आपके बहुत सारे सवालात और कमेंट अभी मेरे सामने हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैं ये कमेंट सारे पढूं और एक एक करके उन कमेंट्स का जवाब दूं। इस दौरान अगर आप से मेरी गुजारिश है कि अगर मैं किसी पहलू को मिस कर गया हूं तो मुझे याद दिलाइए, बता दीजिए, ताकि हम उस पर बात कर लें। हबीब जमाली साहब ने लिखा है, ग्रेट सर, बहुत शुक्रिया जमाली साहब। माने अली साहब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना ने आमीन कहा है। मोहम्मद आतिफ साहब ने पूछा है, फ़िज़िकल वर्क करते वक्त हम थॉट के साथ अटैच क्यों हो जाते हैं? ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। कोई भी जिस्मानी काम करते हुए जहन हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। अगर आपके जहन में भी बार बार कोई ख़याल आ रहा है और आप अपना काम करते हुए उस ख़यालात को झटक पाते हैं और आप अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और अपने काम को ठीक से कर पाते हैं, तो फिर ये ऑब्सेशंस नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं और उसके बावजूद आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और आपके जहन में बार बार वो ख़याल होते हैं, तो फिर आप ऑब्सेशन का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर सोबिया आफ्ताब ने सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोबिया। फ़रा ख़ान सलाम कह रही हैं, ग्रेट टू सी यू, थैंक यू। सकीना नकवी ने एलिया नकवी को पोस्ट किया है, शायद वो उनको ओसीडी के बारे में कुछ बताना चाहती होंगी। थैंक यू वेरी मच, मुझे थैंक यू कहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी डॉक्टर उज़मा ने। माने अली ने कहा, वाई रीएश्योरेंस बैड फॉर ओसीडी? अगर आपका सवाल आपका सवाल ये है कि ओसीडी के लिए रीएश्योरेंस क्यों बुरी है, अगर जो मैं समझ चुका हूँ वो ये है कि बार बार किसी चीज़ को रीएश्योरेंस करना बुरी बात है। तो अगर ये रीएश्योरेंस कुछ देर के लिए हो, थोड़े दिनों के लिए हो या थोड़े वक्त के लिए हो, और इस रीएश्योरेंस से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती हो, तो फिर ये रीएश्योरेंस बुरा नहीं है। लेकिन अगर ये रीएश्योरेंस इतनी ज़्यादा होती हो, बार बार करनी पड़ती हो और उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता हो, तो फिर ये यकीनन बुरा है रीएश्योरेंस का इतना ज़्यादा करना। वकास ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वकास, ग्रेट टू सी यू, थैंक यू वेरी मच। सजावल ने एक दवा का नाम लिखा है, डॉक्टर साहब मेरी दवा ये दोनों है। जो दवाइयाँ आपने लिखी ये दोनों महफूज दवाइयाँ हैं। चूँकि आपने ये नहीं लिखा सजावल के किस मर्ज़ में ले रहे हैं। अगर आप ओसीडी के मर्ज़ का शिकार हैं तो जो दवा आप CR 25 मिलीग्राम की लेते हैं, शायद इसकी डोज़ कम है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि इनिशियली हाई डोज़ देनी पड़ती है और तबीयत ठीक होने के बाद कम डोज़ पे भी सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है कि कम डोज़ पे आप सेटल डाउन हो गए हैं तो फिर ये डोज़ ठीक है और ये दोनों दवाइयाँ महफूज दवाइयाँ हैं। बिनते अली ने कहा, वेलकम बैक सर, थैंक यू वेरी मच। शब्बीर साहब, हमने ट्रीटमेंट पे बात कर ली है। शब्बीर साहब, अगर आप मज़ीद कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। फ़याज़ साहब ने नाइस कहा है, थैंक यू फ़याज़ साहब। हफ्सा ने लिखा है, आई वांट टू आस्क थिंग दैट डज साइकियाट्रिक मेडिसिन हैव साइड इफ़ेक्ट? अक्सर देखिए हफ्सा, ये बात को समझिए कि दुनिया में हर दवा का साइड इफ़ेक्ट है। दो किस्म के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एक डिस्टर्बिंग साइड इफ़ेक्ट और एक डैमेजिंग साइड इफ़ेक्ट। डिस्टर्बिंग साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि मैंने दवा खाई, मुझे उससे थोड़ी देर के लिए नाउजिया हुआ, वोमिटिंग हुई, या 1-2 दिन के लिए हुआ, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे जिस्म के किसी सिस्टम को, हिस्से को वो डैमेज नहीं कर रही। तो यकीनन साइकियाट्रिक दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट हैं और ज़्यादातर साइकियाट्रिक दवाएं जो मॉडर्न साइकियाट्री में हैं उनके डिस्टर्बिंग साइड इफ़ेक्ट हैं, डैमेजिंग साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। इसलिए ये बात हमें समझनी है, दुनिया में कोई दवा ऐसी नहीं है, चाहे वो होम्योपैथिक हो, हर्बल हो। अगर कोई शख्स ये कहता है कि फ़लाँ दवा का इफ़ेक्ट है और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो गलत कहता है। ऐसा केमिकली मेडिकली पॉसिबल नहीं है। हर उस दवा का जिसका इफ़ेक्ट हो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जो डिस्टर्ब करता है, डैमेज नहीं करता, वो दवा मार्केट में आती है। लेकिन अगर किसी दवा का कोई डैमेजिंग साइड इफ़ेक्ट होता है तो मॉडर्न साइंस में उस दवा को वापस उठा लिया जाता है, मेडिकल साइंस के अंदर मार्केट से भी उठा लिया जाता है। इस पे एक हमारा पूरा सेशन हुआ था मेडिसिन को कि कैसे होता है। मेरी हफ्सा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ICP के वॉल पे जाके उस सेशन को निकालिए जो हमने हाउ टू चूज़ ड्रग के ऊपर किया था, उसमें इसका बहुत डिटेल में जवाब है। ओनली
सोच बार बार आती है, क्या वो भी ओसीडी है? अगर सिर्फ सोच आती है तो ओसीडी स्पेक्ट्रम के हिसाब से तो वो ओसीडी हो सकती है, लेकिन ये जो सोच बार बार आती है और इस सोच से आपका दिन में कई दफ़ा कई टाइम वक्त ज़ाया होता है और 24 घंटों में 1 घंटे से ज़्यादा इलाज इसके अंदर आपका वक्त अगर ज़ाया होता है तो ये बीमारी हो सकती है। बाज़-औक़ात डिप्रेशन के मर्ज़ में भी सिर्फ ऑब्सेशंस होते हैं, यानी सोचें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना डिटेल असेसमेंट करवाना चाहिए अगर आपकी सोचों की वजह से आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। मासूमा ने असगर बुखारी को लिखा है, कैन यू आस्क सम क्वेश्चन? थैंक यू मासूमा। डॉक्टर हुरी ने लिखा है कि इज़ ओसीडी इनहेरिटेड? डॉक्टर हुरी, मेरा ख्याल है हम डिस्कशन में इसका जवाब दे चुके हैं। यस, इट इज़ इनहेरिटेड होता है। डॉक्टर हुरी को अब्दास ने लिखा है कि नहीं, मेरा ख्याल है अब्दास आपका ख्याल ठीक नहीं है। ओसीडी उन बीमारियों में से है जो बहुत स्ट्रांगली इनहेरिटेड है। दिस कोविड इज़ आल्सो क्रिएटिंग ओसीडी, फरजाना जुल्फ़िकार ने। जी हाँ फरजाना, ऐसा नहीं है कि ओसीडी क्रिएट कर रही है। ओसीडी और एहतियात पसंदी में थोड़ा हमें फ़र्क करना होगा। कोविड हमें ये बता रही है कि हमें एहतियात पसंदी करना है, हमें मोहतात रहना है, हमें अब अपने लाइफ स्टाइल को मोहतात पे करना है। लेकिन ओसीडी डायरेक्टली क्रिएट ज़रूर नहीं कर रही है, लेकिन हाँ उन लोगों को जो बॉर्डर लाइन पर हैं बिटवीन ओसीडी एंड एहतियात पसंदी पे, उनकी एहतियात पसंदी अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो शायद ये ओसीडी की तरफ ले जाए। बिकॉज ओसीडी के जो इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं उसमें एक स्ट्रेस और फियर भी मौजूद है। तो चूँकि आजकल कोविड की वजह से फियर ज़्यादा है, तो आपका ये कमेंट किसी हद तक वैलिड ज़रूर है। सैयद जान ने सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ गिव यूर एड्रेस और हाउ यू कैन टू कंसल्ट मी। शब्बीर साहब, दी ब्रेन क्लिनिक के आप सर्च करेंगे, फेसबुक पेज मिल जाएगा, वहाँ से आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। वहाँ अगर आप प्राइवेट मैसेज करेंगे तो हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपको इमीडिएट मैसेज पर रिप्लाई कर देंगे, हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी और कंसल्ट मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़हरा ने कहा वालेकुम अस्सलाम। वक्त ने कहा डज़ ओसीडी इज़ इन चिल्ड्रन? यस, ओसीडी बच्चों में हो सकती है। व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओसीडी एंड ड्रग एडिक्ट थॉट? ये बात हमने शुरू में बताई कि ओसीडी के अंदर और जो बाकी थॉट पैटर्न है उसमें एक बेसिक फ़र्क है कि बाकी थॉट पैटर्न को अगर फॉलो करके अगर आपको प्लेजर होता है, यानी जो लोग एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बार बार नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अल्टीमेट एम वो प्लेजर को हासिल करना होता है जो उस ड्रग से मिलता है। यानी वो एंजाइटी रिड्यूस करना का फिनोमेना कम होता है, प्लेजर हासिल करने का फिनोमेना ज़्यादा होता है। तो चूंकि वो प्लेजर से कोरिलेट है, एंजाइटी से कोरिलेट नहीं है, इसलिए एडिक्टेंट के बिहेवियर को, जो रिपीटेड एडिक्शन का बिहेवियर है, उसको हम ओसीडी में शामिल नहीं करते। फ़ारूक आज़म ने ग्रेट लिखा, थैंक यू फ़ारूक। हाउ ट्रीट, हमने इस पे बात कर ली है। आतिफ साहब ने खूबसूरत सा स्माइली भेजी, थैंक यू आतिफ। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओसीडी एंड ड्रग एडिक्ट थॉट पैटर्न? वक्त हमने इसका जवाब दे दिया। योर सेशन इज़ ग्रेट। राना साहब, राना अफजल ने, थैंक यू वेरी मच राना साहब। वन ऑन बाइपोलर, आई थिंक बाइपोलर पे 2 सेशन इन सेशंस के दौरान हो चुके हैं, लेकिन अगर नहीं हुए हैं मैं मुज़मा से कहूँगा अगर नहीं हुए हैं, और अगर मुझे करना का अगर मैम कहेंगी तो ज़रूर कहेंगे। अज़रा फ़ारूक, वेयर यू प्रैक्टिस? मैं ताज कॉम्प्लेक्स में होता हूँ, दी ब्रेन क्लिनिक ताज कॉम्प्लेक्स, मैंने मिजन रोड कराची पर है। डॉक्टर घनश्याम ने लिखा है, ज़बरदस्त साईं, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर घनश्याम। check this page of the brain clinic, thank you. Sir, is Sterling is good for OCD? Yes, Sterling ब्रांड का नाम है जिसमें सर्टलीन है। सर्टलीन एक बहुत अच्छी दवा है, और SSRI है, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, SSRI नहायत महफूज दवाइयाँ, ये उन्हीं में से एक दवा है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए खासी इफ़ेक्टिव दवा है और बहुत अच्छी दवा है, और नहायत महफूज तरीन दवाइयों में से है। बख्त ज़ेबा ने कहा, वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू वेरी मच। समद ने थैंक यू कहा है। साइंस सर्टलीन गुड है। घनश्याम साहब, बिल्कुल सर्टलीन बहुत अच्छी दवा है। नेल बाइटिंग भी ओसीडी में आता है, स्किन पिकिंग में। शाहीन, बिल्कुल ठीक है, ये आपने कहा है। स्किन और बाल, ये दोनों स्किन, बाल और नेल, ये दोनों स्किन की एक्सटेंशन फॉर्म में ही ली जाती है। तो नेल बाइटिंग को भी हम स्किन एक्सक्रेशन डिसऑर्डर में लेते हैं, लेकिन चूंकि हेयर पुलिंग डिसऑर्डर एक बिल्कुल अलग डिसऑर्डर है तो उसमें भी आता है।
लेकिन हमें यहाँ ये बात समझना होगा, कुछ लोग आदतन नेल बाइटिंग करते हैं लेकिन वो नेल्स को डैमेज नहीं करते, या नेल को डैमेज करने के अलावा सिर्फ ऐसी नेल को कट कर रहे होते हैं, या जो एडिशनल नेल होता है। तो अगर कोई शख्स सिर्फ आदतन कर रहा है और उससे उसका कोई डैमेज नहीं हो रहा है, वो जो बात हमने शुरू में की थी कि दिन में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त उस पर सर्फ नहीं कर रहा है और स्किन को डैमेज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है शायद वो बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर यकीनन वो बीमारी में है। डॉक्टर मासूमा हैदर पूछ रही हैं, सर देयर एनी रोल ऑफ एंटीसाइकोटिक्स इन फार्मा? यस, मैंने बताया फिनोथायाजीन, जो लो डोज फिनोथायाजीन, जो जैसे ट्राइफ्लूप्राजीन की एंटीसाइकोटिक डोज 5 to 10 मिलीग्राम पर डे है, लेकिन ओसीडी के अंदर 1 to 2 मिलीग्राम ऐड करने से ओसीडी की जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एसएसआरआई की जो एफिकेसी है उसको पोटेंशिएट करती है। तो आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा सवाल आपका। नौशाबा ने कहा, सम टाइम डोंट हैव ओसीडी बिफोर बट देन ऑल ऑफ सडन इट डेवलप्स, इज़ देयर एनी रीज़न फॉर ओसीडी? मेरा ख्याल है ओसीडी के रीज़न पे बात की हमने, इनहेरिटेड होता है, लेकिन उसमें साइकोसोशल बहुत सारे रीज़न्स हैं। चाइल्ड अब्यूज़ उसमें एक रीज़न है, बचपन के फियर्स उसमें एक रीज़न्स हैं, रिजिड किस्म की टॉयलेट ट्रेनिंग और बहुत सारे वो हैं। आई थिंक इस पर एक सेशन अभी हमारे एक साइकोलॉजिस्ट कुलीग का होने वाला है, तो इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात होगी। ज़हरा हक ने कहा, सर वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू वेरी मच। ट्रीटमेंट बता दें। अक़दास सिकंदर, हम इस पर बात कर चुके हैं। नेल बाइटिंग करने वालों को भी ओसीडी होता है, इस पर भी बात हो गई है। उन्होंने कहा, विल देयर बी सेशन फॉर बाइपोलर? इंशाल्लाह अगर बाइपोलर का सेशन नहीं हुआ है तो ज़रूर होगा। और लेकिन राना साहब अगर देखिएगा ज़रा आईसीपी की वॉल पे जाके, क्योंकि रमज़ान से जब से हमने ये सेशन शुरू किए, आई थिंक बाइपोलर हमने शायद कहीं कवर किया था, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो जल्द इंशाल्लाह करेंगे। रोल ऑफ़ पेरेंटिंग और ओसीडी, जी डॉक्टर हुरी इस पर मज़ीद तफसील से बात होगी नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो ओसीडी की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर होगा। हफीज़ रमज़ान ने कहा, वेयर थाट्स कहाँ जनरेटेड होती हैं? बड़ा लंबा इसका जवाब है, उसका पूरा एक प्रोसेस है ब्रेन के अंदर, एंड साइकोसोशल उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके लिए कई सेशंस करने पड़ेंगे। व्हाट इज़ टू बी डन इन अनविलिंग पेशेंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मरीज़ इलाज कराने पे तैयार ना हो। बहुत डिफरेंट किस्म के इस पैरामीटर्स हमें करने पड़ते हैं। कई दफ़ा मरीज़ों की विलिंग के बग़ैर उनको अस्पताल लाया जाता है, डॉक्टर के पास लाया जाता है। कई दफ़ा मरीज़ों को बग़ैर बताए दवाई दी जाती है। कई दफ़ा मरीज़ों को खाने में, जूस में, किसी चीज़ में मिला के दवाई शुरू करानी पड़ती है, ताकि वो इस हद तक बेहतर हों कि अपनी बीमारी को पहचान सकें और फिर अपने इलाज के ऊपर आएँ। जो मरीज़ अनविलिंग होते हैं, इसके ऊपर हमने एक सेशन किया था, मैनेजमेंट ऑफ एग्रेसिव और पेशेंट हु आर नॉट विलिंग फॉर द ट्रीटमेंट। सो आई थिंक अगर आप उस सेशन को देखें, ये रमज़ान में हुआ था सेशन, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन रियाज अगर आप जाके आईसीपी की वॉल के ऊपर जाके देखें या दी ब्रेन क्लिनिक की वॉल पे जाके आप देखेंगे तो आपको वो सेशन मिल जाएगा। उस सेशन को पूरा आप सुनेंगे तो बहुत आराम से आपको गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे अनविलिंग पेशेंट के इलाज पे लाना है। सारिम ने सलाम कहा है, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच सारिम, यू टू स्टे ब्लेस्ड। असगर बुखारी कह रहे हैं, सर मैं ये दवा लेता हूँ, जिस दवा का आपने लिखा है नाम असगर, ये बहुत अच्छी दवा है ओसीडी के लिए, और आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन जिस डॉक्टर से भी आप इलाज करा रहे हैं, इसकी डोजेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपके तबीयत के हिसाब से। और ओसीडी ऐसा मर्ज़ है कि उसमें जैसे जैसे तबीयत बेहतर होती है उसके हिसाब से दवा को कम ज़्यादा किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुरी, आपने लिखा है कि इन्फॉर्मेटिव। सारिम बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर आदिल मसूद साहब लिखते हैं, सर किसी की बीमारी का सुन के सोच लेना ये कि मेरे साथ ना हो जाए, इसका वहम होना, और ये क्या, ये भी जी, ये इस तरह से कई दफ़ा होता है कि आप किसी बीमारी का शिकार हों या आपके करीब कोई बीमारी का शिकार हो जाए और फिर वो बीमारी या किसी की बीमारी का किस्सा सुन के वो वहम और वसवसा आना शुरू हो जाए। तो ये ओसीडी भी हो सकता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर या फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो। तो ये बहरहाल ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ये वहम बार बार हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हो और आपकी डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हो, तो फिर यकीनन आपको डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। शाहीन शानजी, वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। कंवल अहमद ने थैंक यू वेरी मच कंवल। आई हैव नेवर हैड दिस
मोहम्मद हमज़ा साहब, स्टर्लिंग एक ब्रांड का नाम है जिसमें एक केमिकल है सर्टलिन, जो बेसिकली SSRI दवा है जिसकी हमने पहले जिक्र किया है। व्हाट अ नाइस लेक्चर जुबैर साहब ने कहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। करामत हुसैन ने, सर मेरा बेटा 17 साल, पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता, इलाज साइकोलॉजिस्ट से बेहतर होगा साइकाइट्रिस्ट से? आई थिंक आपको दोनों में से किसी एक को भी दिखाएं तो दोनों तरफ इलाज बेहतर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ अगर पढ़ाई में दिलचस्पी की बात है तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें और उनका पहले एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएं। अगर साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत होगी तो फिर साइकोलॉजिस्ट आपको गाइड कर देंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑब्सेशन एंड प्री ऑक्यूपेशन? ऑल्सो व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन OCD पेशेंट? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले हो चुका है कोविड-19 के हवाले से। अभी एक और सवाल के जवाब में मैंने जिक्र किया। ऑब्सेशन और प्री ऑक्यूपेशन में फ़र्क यह है कि प्री ऑक्यूपेशन आप कुछ सोचते हैं, सोच के जब आप उस सोच को कंप्लीट कर लेते हैं आप उस सोच से बड़े आराम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ऑब्सेशन की सोच से आप बाहर नहीं आ पाते। आप जितना बाहर आने की कोशिश करते हैं वो सोच बार बार आती है। जिस सोच से आप बाहर आ पाते हैं वो ऑब्सेशन नहीं होता, जिस सोच से आप बाहर नहीं आ पाते हैं वो ऑब्सेशन होता है। बिन तेली ने कहा, सर माई फ्रेंड अवॉइड टू टच एनीवन कमिंग फ्रॉम वॉशरूम, इवन शी वॉश्ड हैंड बट शी अवॉइड्स एंड टेक 3 hours टू टेक बाथ। बिन तेली, जिस दोस्त का आप जिक्र कर रही हैं, मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि 1 घंटे से ज़्यादा अगर किसी को वॉशरूम और बाथ और इन चीज़ों में लग रहा है तो वो OCD का शिकार हो सकती हैं। जो अलामात आप बता रही हैं कि दोस्त को OCD का मर्ज़ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि करीबी साइकाइट्रिस्ट से रुजू कीजिए, उनको दिखाइए। जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको शिफा देगा। अहमद अम्मार आरिफ, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्मार, स्टे ब्लेस। यू टू अम्मार, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। नौशाबा वसीम ने पैक्सिल 25 मिलीग्राम सेफ़, मेरा ख्याल आप सेफ़ पूछना चाह रही हैं। जी, ये पैक्सिल दवा जो है ये बिल्कुल महफूज दवा है, बहुत अच्छी दवा है, पेरोक्सिटीन है ये। लेकिन अमूमी तौर पे अगर आपको OCD है तो इस दवा की 50 या 75 मिलीग्राम पे काम करती है। लेकिन अगर आप 25 मिलीग्राम पे बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं तो फिर 25 मिलीग्राम ही जारी रखिए। लेकिन जिस भी डॉक्टर ने आपको ये दवा लिखी है, डॉक्टर साहब से ज़रूर राब्ते में रहिए और अपने इलाज के दौरान डॉक्टर साहब को अपनी अलामात के अच्छे और बुरे होने की बताकर दवा को रीएडजस्ट करवाते रहें। तारिक खान, प्रोग्नोसिस OCD की प्रॉपर इलाज के साथ मेजॉरिटी OCD के मरीज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम से कम्प्लीटली निजात हासिल कर लेते हैं। लेकिन चूँकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये मर्ज़ इनहेरिटेड होता है, फैमिली डिजीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इलाज थोड़ा लंबे अरसे चलता है और कई सूरतों में इलाज कई साल तक चलता है। बादशाह खान साहब कह रहे हैं नंबर चाहिएगा, आप दी ब्रेन क्लिनिक के फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ से आपको ब्रेन क्लिनिक से कांटेक्ट का नंबर मिल जाएगा। अज़रा फ़ारूक ने कहा ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। मासूमा ने मेरा जवाब दे दिया, सर्टलीन है। थैंक यू मासूमा फॉर हेल्पिंग मी आउट। बिनते अली, सर डिफरेंशियल डायग्नोसिस OCD की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत सारी हैं। तमाम एंजाइटी डिसऑर्डर उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो मेजर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर आप बात करें तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर मरीज़ कोई रिपीटेटिव बिहेवियर या रिपीटेटिव थॉट्स हों। लेकिन टॉरेट डिसऑर्डर है, डिलेड टॉरेट सिंड्रोम है, जिसमें मरीज़ रिपीटेडली एक किस्म की हरकतें करता है, एक किस्म की चीज़ करता है जो बार बार पर्पसफुल लगती हैं। लेकिन जो क्लोजेस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं वो डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर लाइक फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, जी हाँ, सो फोबिक, जनरलाइज एंजाइटी, और फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी उसकी क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। शुमाइला नाज ने, थैंक यू वेरी मच। यस वकास, प्लीज़ ब्रेन क्लिनिक का जो क्लिनिक एड्रेस है वो शेयर कर लीजिए यहाँ पर। सोबिया, डॉक्टर सोबिया ने लिखा है, एज ऑलवेज अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन डॉक्टर माजिद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ुबैर अबड़ो, विच टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन बी ट्रिगर्ड बाय ड्रग एडिक्शन? ओह, इट्स अ लॉट। हार्डली कोई ऐसी बीमारी होगी जो ड्रग एडिक्शन ट्रिगर ना करती हो। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग एडिक्शन में लोग केमिकल यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चर्स इस्तेमाल करता है तो शिज़ोफ्रीनिया लाइक, मैनिया लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर कोई शख्स एम्फेटामिन इस्तेमाल करता है तो उसको मैनिया लाइक सिम्टम हो सकते हैं। कोई शख्स किसी भी किस्म का दूसरे नशे इस्तेमाल करते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हाट नॉट। कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जो नहीं हो सकती? इसीलिए कहा जाता है कि ड्रग एडिक्शन बेतहाशा जहनी और नफ्सियाती बीमारियों को जन्म देती है।
इफ सेशन बाइपोलर ऑलरेडी डन इज रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन अवेलेबल। राना, अगर हो गया है तो ज़रूर होगी, आप देखिएगा। जो हमारा आई इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का फेसबुक है, पेज है, इस पर ज़रूर मौजूद होगी। आप ज़रा स्क्रॉल करके ऊपर जाइए, क्योंकि ये सेशंस हमने लॉकडाउन के बाद से शुरू किया था, तो आपको 18-19 मार्च, आई थिंक शायद 20 मार्च 21 मार्च से हमने ये सेशन शुरू किए हैं। तो आप ज़रा प्लीज़ वहाँ से कीजिए। और मैं हमारे जो कुलीग हैं वकास, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर बाइपोलर के सेशन को लोकेट आउट कर सकें तो वो प्राइवेटली राना साहब को टैग कर दें। कुछ अच्छा, प्रोग्राम ऑन बाइपोलर स्टिल पेंडिंग। अच्छा, मैं राना साहब माजरत का हूँ, सेशन बाइपोलर पे भी हुआ नहीं है। डॉक्टर उस्मा ने बताया कि अभी ये सेशन पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह अगर ऐसा है तो जल्दी करेंगे। मे बी पॉसिबल कि हम में से कोई कुलीग जल्द ही बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर सेशन करे। माने अली ने लिखा है गुड डिस्कशन, थैंक यू माने अली। ताहिर सलीम खोकर कहते हैं हाउ इफ़ेक्टिव इज़ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, पर्टिकुलरली बिहेवियरल थेरेपी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी है। और मैं हमेशा अपने ओसीडी के मरीज़ों को रिकमेंड करता हूँ कि दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी ज़रूर करवाइए। अगर दवा का इफ़ेक्ट 10 आता है, साइकोथेरेपी का इफ़ेक्ट भी 10 आता है, और अगर दोनों को मिला लिया जाए तो इफ़ेक्ट 20 नहीं होता है, 30 हो जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि साइकोथेरेपी और दवाइयाँ दोनों अगर साथ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खुर्शीद रहमानी साहब ने लिखा मुफीद डिस्कशन, बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। राना अफजल जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सोबिया विल डू प्रोग्राम ऑन साइकोथेरेपी फॉर ऑब्सेसिव। जी हाँ डॉक्टर सोबिया, डॉक्टर उस्मा ने मुझे बताया था, तो जल्दी डॉक्टर सोबिया चूँकि साइकोथेरेपी पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे बात करेंगी तो उनकी साइको सोशल कॉन्सिक्वेंस पे करेंगी। तो आज के कई सवालात के जवाबात आपको इंशाल्लाह जल्द डॉक्टर सोबिया आफ्ताब के सेशन में मिलेंगे। और डॉक्टर सोबिया भी बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के सेशंस करती हैं और बहुत आसान अल्फाज में बहुत इजी तरीके से लोगों को बात समझ में आ जाती है डॉक्टर सोबिया की। तो इंशाल्लाह आप जल्द ही असगर ने कहा सच अ नाइस पर्सन, थैंक यू वेरी मच असगर साहब। लगारी खली माशाल्लाह सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव सर, वी हैप्पी टू सी यू। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है, आपसे दुआ है कि अल्लाह से दुआ करें कि मेरी सेहत भी ठीक रहे और हालात और अच्छे हों ताकि हम रेगुलरली ये सेशन करें। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अगले संडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मलिक जावेद ने लिखा है सर, आई एम फ्राम जहलुम, आई यूज्ड सिरोक्सिड CR फ्राम 1 ईयर ऑफ पैनिक अटैक, हाउ मच पीरियड आई यूज्ड। ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपकी बीमारी कितनी बेहतर हो गई है, किस हद तक बेहतर है। आप अपने डॉक्टर से मलिक साहब रब्ता कीजिए जिन डॉक्टर ने आपको लिखी है। अगर आपकी तबीयत 100% ठीक है तो फिर इस दवा को ग्रेजुअली टेपर ऑफ करना चाहिए, लेकिन अगर इस दवा को कम करने से सिम्टम्स आते हैं तो फिर कुछ अर्सा दवा लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर उस्मा ने लिखा है वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर उस्मा बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। नौरीन ने कहा है थैंक यू। शानजे आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक खान साहब, सर PPS इज़ डूइंग ऑनलाइन सेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी बाय डिफरेंट स्पीकर, 8 to 9 सेशन डन, वांट टू सी यू एज स्पीकर, वी विल लव टू अटेंड योर टॉक। तारिक खान, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैंने जैसे इस सेशन के शुरू में बताया कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर फैमिली में 2 डेथ्स हो गई ऊपर तले, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था, तो मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हैं और PPS के लोग अगर चाहेंगे कि मैं किसी भी टॉपिक पे सेशन दूँ तो आई वुड लव टू डू दिस। टीचिंग इज़ माय पैशन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उनसे मैं कांटेक्ट करूँ, अगर आपका उनसे कांटेक्ट या रब्ता होता है तो आप मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट उनसे कहिए ताकि फिर हम जल्दी उस प्लेटफॉर्म से भी सेशन कर सकें। मासूमा ने लिखा है कि और सेशन करें, मैनी पेशेंट फील कनेक्टेड। इंशाल्लाह मासूमा, कोशिश हमारी यही है, मेरी और इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की सारी टीम की, कि हम रेगुलर कोई ना कोई सेशन करें और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मलिक साहब, आपको मैंने बताया डॉक्टर वहाब यूसुफजई बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर डॉक्टर साहब से आप रब्ता करें और फिर डॉक्टर साहब को फॉलोअप कराइए। और आप यकीन रखिए कि आप पाकिस्तान के एक बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट के ज़ेर इलाज हैं। कुलसूम जावेद मलिक, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड एविडेंस दैट OCD कैन बी ट्रीटेड थ्रू मेडिकेशन। कुलसूम जावेद मलिक साहब, इससे ज़्यादा क्या एविडेंस होगा कि मेरे पास तकरीबन कोई महदूद अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्डेड मरीज़ों का रिकॉर्ड है, जो मेरे पास
मौजूद है वो करीबन कोई 42,000 मरीज़ों का रिकॉर्ड है। अगर हम 4th नंबर पे भी ओसीडी को लें तो 5-6 हज़ार तो ओसीडी के मरीज़ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे इस्तेमाल करते हुए उन मरीज़ों को सेहत वापस देता है, क्योंकि सेहत वापस देना सिर्फ़ अल्लाह की कुदरत है। हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला का कि वो हमें इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपने लिखा है कि एविडेंस क्या है, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बेतहाशा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज़ और डॉक्टर्स हैं कि जिन्होंने जिनका इलाज हुआ है और अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है। सर, मेडिसिन दैट एनहांसेस कॉन्फिडेंस, मूड लाइक कॉन्फिडेंस, डू यू थिंक आर गुड फॉर ओसीडी? कॉन्फिडियल, मूड लाइक कॉन्फिडियल, मैं आपका सवाल नहीं समझ चुका हूँ। अगर आपका सवाल ये है कि जो दवाइयाँ कॉन्फिडेंस को बेहतर करती हैं वही ओसीडी को बेहतर करेंगी, तो किसी हद तक ये थियोरेटिकल बात ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का लूज़ हो जाना ओसीडी का भी एक सिम्टम है, डिप्रेशन और एंजाइटी का भी सिम्टम है, और इन तमाम बीमारियों के अंदर सीरोटोनर्जिक दवाइयाँ काम करती हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन सिर्फ इस तरह से कर लेना कि जी कॉन्फिडेंस की फ़लाँ मेडिसिन है और मैं उसको ओसीडी में भी इस्तेमाल कर लूँ खुद से, ये नहायत गैर मुनासिब है। आपको चाहिए कि अगर ओसीडी का कोई मरीज़ आपके इर्द गिर्द है तो किसी न किसी प्रोफेशनल डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से पहले रब्ता करें, फिर दवा का इस्तेमाल करें। कुलसूम जावेद ने कहा, एज़ फार एज़ वी आर अवेयर ऑफ ERP इज़ दी ओनली एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट फॉर OCD इन टर्म ऑफ एफिकेसी। कुलसूम जावेद मलिक साहब, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बेहतर कीजिए। ERP इज़ नॉट दी ओनली एविडेंस बेस्ड, there are number of evidences and evidences is over millions of मरीज पेशेंट्स, 2, 4, 6 की नहीं, मिलियंस ऑफ मरीज ऑफ OCD के ऊपर एविडेंस है। किसी भी दवा को OCD के अंदर इंडिकेट करने से पहले FDA को अप्रूवल के अंदर दुनिया के बेशतर मुल्कों से रिसर्च डेटा जमा करना पड़ता है, उसके बाद अप्रूवल होता है। सो ये एविडेंस बेस्ड बात है। सो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कीजिए। और ERP इज़ नॉट द ओनली, फार्माकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये सब की सब एविडेंस बेस्ड हैं। आदिल मसूद ने कहा है, सर किसी काम को अच्छी सोच के साथ करने की जंग अपने अंदर करना, वरना ये सोच बुरा सोच के कोई काम किया जाए तो बुराई हो जाएगी। सोशली आपका कमेंट ठीक है। डॉक्टर हुई ने कहा, पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकाइट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, पीडियाट्रिक एक्यूट ऑनसेट न्यूरोसाइकियाट्रिक सिंड्रोम, हाउ टू ट्रीट OC सिंड्रोम। अच्छा, आप इस OC सिंड्रोम का कुछ, आई थिंक डॉक्टर आतिफ अगर इस पर किसी वक्त जवाब दें, डॉक्टर हुरी, बिकॉज डॉक्टर आतिफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वो बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर काम करते हैं और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के ऊपर आई थिंक ही इज़ मोर कॉम्पिटेंट टू डू दी आंसर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर आतिफ से कि किसी वक्त वो आपका सवाल पढ़ के अगर यही मैसेज पे जवाब दे दें, या अपने आप नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर आतिफ इस पर कमेंट कर दें। विल डू प्रोग्राम ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह। डॉक्टर उस्मान लिखा, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि हमारी काफ़ी सेशन का टाइम भी थोड़ा ऊपर हो गया, 10-11 मिनट, लेकिन मैंने कोशिश की कि तमाम लोगों के तमाम सवालों के जवाब मैं दे सकूं और कमेंट के भी जवाब दे सकूं। आई थिंक कमेंट इज़ ओवर। शाजिया का एक कमेंट आया, सर एंजाइटी से आई साइड इफ़ेक्ट हो सकती है? ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि सिर्फ एंजाइटी होने से आई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। सो अगर आई साइड आपकी इफ़ेक्ट हुई है तो काइंडली किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए, और अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपकी आई साइट ठीक है, ये ज़रूर है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वक्ती तौर पे आई साइट का फोकस या अकोमोडेशन डिस्टर्ब होता है, तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नसीबुल्लाह ने लिखा है, सर नाइस टू सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच नसीबुल्लाह। एंड आमिर इकबाल ने लिखा है, OCD which choice is most appropriate, psychotherapy by psychologist or medicine by psychiatrist? सर आमिर इस पे बात हो चुकी है, इट हैज़ टू बी बोथ। OCD चूँकि इनहेरिटेड डिजीज़ है तो दवा भी लेनी है और साइकोथेरेपी भी करानी है। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मेरी आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि जो हमारे साथी इस दुनिया से चले गए हैं कोरोना की वजह से या किसी भी और बीमारी की वजह से, आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आपके, मेरे, हम सब के जो अज़ीज़ लवाइकीन अब दुनिया में नहीं हैं, उन सब के लिए भी, और जितने लोग बीमार हैं और ख़ास तौर पे हमारी जो कुलीग डॉक्टर हिना इमरान बीमार हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उनकी जल्द मुकम्मल सेहतियाबी के लिए आप सब दुआ कीजिए। मैं भी दुआ गो हूँ। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।